इस कार्यक्रम में हम सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में घोषित किए गए एक अहम फैसले पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जिस बेंच ने फैसला दिया, साथ ही पैनलिस्ट एक हमारे संग एक पैनल जुड़ रहा है, उनके साथ चर्चा करेंगे आपका जिसका सरोकार सीधा हमसे आपसे होता है, उसके क्या क्या मायने निकाले जाए, साथ ही इस फैसले का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर क्या कुछ असर पड़ेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की, जो कि इलाज में लापरवाही के मामले में आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता को 1 करोड़ 80 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। यह पहला पूरा मामला क्या है, पहले रिपोर्ट देखिए। डॉक्टरों की लापरवाही से आंखों की रोशनी जाने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ 80 लाख के मुआवजे का आदेश दिया है। डॉक्टरी लापरवाही के मामलों में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल पुराने मामले में ये फैसला सुनाया है। मामला 1996 का है, जब वी कृष्ण कुमार एक बेटी के पिता बने थे। बच्ची समय से 10 हफ्ते पहले पैदा हुई थी। ऐसे शिशुओं के कई विशेष जांच किए जाते हैं, जिनमें से एक है रेटिनोपैथी। समय से पूर्व जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं में अंधेपन के खतरे की जांच के लिए रेटिनोपैथी का सहारा लिया जाता है। कृष्ण कुमार की बेटी चेन्नई के जिस सरकारी अस्पताल में पैदा हुई, वहां ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी, न ही डॉक्टरों ने सावधानियां बरतने के बारे में कुछ बताया। बाद में आंखों की जांच में लापरवाही का मामला सामने आया, तब तक देर हो चुकी थी। चेन्नई में बच्ची की आंखों के 4 ऑपरेशन हुए, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी ठीक नहीं हो सकी। डॉक्टरों ने कृष्ण कुमार को इलाज के लिए अमेरिका जाने के लिए कहा। मामला उपभोक्ता अदालत ले जाया गया, जहां अमेरिका जाने के खर्च और इलाज की रकम के तौर पर 1 करोड़ रुपए मुआवजे का दावा किया गया। एम्स के डॉक्टरों की टीम ने जांच में पाया कि ये डॉक्टरों और अस्पताल की लापरवाही का मामला है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का आदेश दिया, जिसके बाद बच्ची के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 18 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 42 लाख रुपए के इलाज में हुए खर्च के अलावा 1 करोड़ 38 लाख के मुआवजे का आदेश दिया, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए। अमरेंद्र गुप्ता, लोकसभा टीवी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और इंटरनेशनल लॉयर डॉक्टर सूरज सिंह हैं। डॉक्टर सूरज सिंह, आपका बहुत स्वागत। साथ ही कंज्यूमर एक्सपर्ट डॉक्टर शीतल कपूर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत शीतल जी आपका भी। और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मनीष ठाकुर भी हैं स्टूडियो में। मनीष, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सूरज सिंह, आपके पहला रिएक्शन, किस तरह का इसका जजमेंट है, उसका किस तरह का इंप्लीकेशन सोसाइटी पे आप देखते हैं? अनुराग जी, मेडिकल नेग्लिजेंस के केस बहुत से आते रहते हैं, ये भी एक उनमें से है। लेकिन ये एक पहला रिमार्केबल केस इस तरह का है जिसमें फ्यूचर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया गया है कि अगर मान लो इस बच्चे को अब क्योंकि अंधी है तो सारे जीवन भर जो जरूरत पड़ेगी तो उसका ख्याल किया जाए। इस तरह के फैसले अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वगैरह में तो सुनते थे। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस तरह का जो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग जिसको हम कहें, क्योंकि उन्होंने एक बहुत पुराना प्रिंसिपल है रेस्टिट्यूटो इंटीग्रम, कि अगर कोई व्यक्ति को आपने नुकसान कर दिया तो उस व्यक्ति को उसी स्थिति में लाने के लिए कितना चाहिए, वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। पहले क्या होता था, टांग टूट गई, वह टांग के नाम के 2 लाख दे दीजिए, आंख चली गई 4 लाख दे दीजिए। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर ये डॉक्टर्स लापरवाह ना होते तो इस बच्चे का भविष्य किस प्रकार से बनता और आज कितना उसका नुकसान हो गया है, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह सही फैसला दिया है ताकि ये जो लापरवाहियां होती हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट तो जिम्मेदार है ही। वो डॉक्टर जिन्होंने ऑपरेशन किया था वो भी 8-8 लाख अपनी तरफ से देंगे। ओके, मैं कंज्यूमर पॉइंट से आपसे पूछूं, लेकिन मनीष से पहला रिएक्शन लेता हूं। मनीष, आप कैसे देखेंगे इसका? और चूंकि आमतौर पर इस तरह के केस जब भी रिपोर्ट किए जाते हैं तो डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस, हॉस्पिटल्स की नेग्लिजेंस की बात सामने आती है, इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो ये रिपोर्ट फाइल की गई उसमें एक रिकॉर्ड जो कंज्यूमर फोरम, नेशनल कंज्यूमर फोरम है, उसके आंकड़ों को जो देखा गया उसमें पाया गया अनुराग जी की 400% जो नेग्लिजेंस के मामले सुप्रीम कोर्ट में अब ये पहुंच रहे हैं। 400% बढ़ गए हैं पिछले 10 साल में। मतलब डॉक्टरों के जो नेग्लिजेंस के जो मामले हैं उसमें लोगों ने इसे अब गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। पहले जो आमतौर पे होता था कि अस्पताल में भी आपके फैमिली के साथ किसी के साथ ऐसा हो गया तो आप होता है, चलता है, सिस्टम में मान लिया चलिए हमारी नियति ही ऐसी थी। मगर अब लोग इस तरह से पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छा डॉक्टर सूरज सिंह ने कहा कि पहली बार इस तरह से एक निर्णायक स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि
यदि ये बच्ची ठीक होती तो ये किस तरह से जिंदगी जीती, और यदि अब क्या होगा? पिछले कुछ 10 सालों में जो आज जो टाइम पीरियड बीता है उसमें इसके ऊपर जो खर्चे हुए उस हिसाब उसे कैलकुलेट करके सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाना किया है। और डॉक्टरों के ऊपर एक बहुत गंभीर टिप्पणी की है कि आपने इसमें भी एक दिलचस्पी है कि अस्पताल के सरकारी डॉक्टर थे और इन्होंने लापरवाही बरती, ये देखा नहीं कि रेटिना प्रभावित हो सकता है, क्योंकि जो इनका जो वेट था वो लगभग 1500 ग्राम ही था, तो ऐसी स्थिति में माना जाता है 90% की रेटिना प्रभावित होती है। ठीक है। इस लिहाज से डॉक्टरों पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर की कि आप इसे प्राइवेट अस्पताल में लाने की कोशिश कर रहे थे अपनी क्लिनिक में, ये बेहद दिलचस्प है। इस लिहाज से ये इस जजमेंट के बहुत मायने हैं। सीता जी, आप कैसे देखेंगे, और क्या ये कुछ एक नजीर के तौर पर जो आमतौर पर एक आम कंज्यूमर, एक आम पेशेंट प्रभावित होता है, उसको इसका कैसे बेनिफिट होगा? मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि पहले जो बहुत सारे केसेस जो हैं वो जिला फोरम या आयोग तक आए हैं, तो उनमें ये पाया गया है कि जो डॉक्टरी लापरवाही या अस्पताल की जो लापरवाही थी, तो वहां पर प्रूव करना कि डॉक्टर द्वारा ये नेग्लिजेंस की जाती है, उसमें एक कमेटी बिठाई जाती है। तो कई बार पाया गया है कि जो दूसरा डॉक्टर है या पैनल ऑफ डॉक्टर्स है वो दूसरे डॉक्टर के खिलाफ जो है नहीं एविडेंस देता है कि ये गलत किया गया या प्रोसीजर गलत था। पर ये पहला ऐसी जो है उभर कर आया है केस जिसमें कि जो है पैनल ने भी कहा, और जो मेडिकल के लिटरेचर को स्टडी किया गया, और उस समय जब 1996 में डिलीवरी हुई थी तो बच्चे का क्या वेट था, और बच्चे का वेट 1500 ग्राम से नीचे होने के कारण वो उन्हें उस टाइम पे ये जो है उनके आई का टेस्ट करना चाहिए था, पर उन्होंने उस टाइम पे वो लापरवाह रहे, और इतनी बड़ी लापरवाही से बच्ची जो है वो अंधी हो गई। तो उस बात को उन्होंने जो एम्स के डॉक्टर का पैनल था उन्होंने इस बात को 2007 की अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया, और ये जो है केस उन्होंने जो भोक्ता है उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई जो है लड़ी है। आप देखिए 2 दशक बीत गए और उसके बाद उन्हें जाकर ये मुआवजा मिला है। तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि ये जो है मुआवजा वो बहुत छोटा है, जो उन्होंने सफरिंग, जो उनके कष्ट सहा है, और कितने मतलब एक जो उनकी माँ है वो क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, उन्होंने अपनी बच्ची की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, और फिर जो पिता है उन्होंने भी अब बहुत जो है कष्ट सहे हैं, वो यूएसए तक बच्चे को लेकर गए, और फिर उन्होंने इलाज पूरे मतलब उसे हर तरीके से यही सोचा कि बच्चे के इलाज हो जाए और वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। तो ये सब चीजों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी मुआवजा दिया है वो एक तरह से फ्यूचर में जो है मैं सोचती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रक्रिया होगी कि कोई भी अस्पताल जो है वो अब लापरवाह और डॉक्टर लापरवाह नहीं रहेंगे। इसका आमतौर पर ये केस होता है क्या फर्दर, चूंकि नेग्लिजेंस के केस जैसा मनीष ने बताया कि बहुत बड़े हैं पिछले 10 सालों में, इसका उन पर भी प्रभाव हो सकता है? निश्चित रूपेण अनुराग जी, एक तो मेडिकल नेग्लिजेंस की लीगल परिभाषा क्या है मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जनरली जो एक प्रोफेशनल से रीजनेबल केयर, ड्यू केयर एंड डिलीजेंस जो चाहिए, अगर उसमें आप लापरवाही करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में क्या था कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बड़ा क्लियर है कि अगर बच्चा समय से पहले है तो उसको रेटिना उसकी डिटैच होने का डर रहता है, तो उसमें टेस्ट करना चाहिए, वो मैंडेटरी है, लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो ये माना गया कि भाई ये नेग्लिजेंस है। दूसरे केसेस पे ये पड़ेगा कि आजकल जो मेडिकल का कमर्शलाइजेशन हो गया है, दूसरे प्रोफेशन का भी हुआ है, सिर्फ मैं मेडिकल प्रोफेशन को ही अलग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशन का कमर्शलाइजेशन हो गया है कि भाई आप कई टेस्ट ऑर्डर कर देते हैं, जिन पाथ लैब्स में आपका जो है टेस्ट होना होता है उन सब का रेफरेंस दे दिया जाता है, डॉक्टर्स वगैरह के कमीशन भी होते हैं, तो कई चीजें जो अनएथिकल हो रही हैं पैसे कमाने के लिए, और उसका कारण यह है कि मेरिट की बजाय मेडिकल में एडमिशन के लिए बहुत बड़ा कैपिटेशन फीस देना पड़ता है, तो शुरुआत ही वहां मेरिट की बजाय अगर आप 2 करोड़ रुपए देके बन रहे हैं डॉक्टर, तो फिर वो रिकवर भी करेंगे। तो एक बड़ा ये विशद साइकिल है हमारे समाज का जिसको देखने की जरूरत है। मनीष, एक चीज और कि आमतौर पर आपने रिपोर्टिंग करते हो तमाम केस देखे होंगे, आते हैं कि कहीं पर कुछ डेथ हुई या कुछ और नेग्लिजेंस हुआ, लोग तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टर प्रोसिक्यूशन करते हैं, और ये जिसके चलते देश में कई दफे तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल भी होती रही है। ये मेडिकल नेग्लिजेंस का जो टर्म है वो बड़ा आपको लगता है कि बड़ा डिफाइंड है, क्योंकि डॉक्टर्स पर भी प्रेशर रहता है। कोर्ट ने एक दफे कहा भी था कि ये
अनलॉफुल या फिर डॉक्टर्स को हैरेस करने के लिए भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। क्या इसमें कुछ स्थिति क्लियर होती है? 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक टाटा मेमोरियल अस्पताल के फेवर में एक जजमेंट दिया था, जो लगभग 2-2.5 दशक तक चला था मामला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इस तरह से यदि अदालत डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर बनाएगी तो डॉक्टर डरेंगे और इस तरह के केस को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में पेशेंट के साथ बुरा होगा, पेशेंट सफर करेंगे। ये एक अलग तरह का जजमेंट था। आपको मैं बताऊं कि 10 से 15% ही जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाते हैं और वो उसमें फायदा जो है वो विक्टिम को मिल पाता है। आम ज्यादातर केस में डॉक्टरों के फेवर में ही ये जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इस लिहाज से माना है अनुराग जी कि ये सरकारी अस्पताल था और सरकारी अस्पताल के दोनों डॉक्टरों ने इतनी लापरवाही बरती और उसके बाद इनका इलाज उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक में किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके इंटेंशन पे शक किया और कहीं ना कहीं जस्टिस खेर ने यह भी एक टिप्पणी की है, इस मामले को देखा गया कि पाया गया कि सरकारी अस्पताल में लापरवाही होती है और जो प्राइवेट क्लिनिक है वहां लूट है। दो तरह की चीजें सामने आई है और इसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है कि तय सी बात है कि डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर नहीं हो, मगर डॉक्टरों को एक मैसेज जरूर जाए कि यदि आप लापरवाही करते हैं, किसी की जिंदगी से खेलते हैं, तो इस लिहाज से इस पर एक नियंत्रण हो, एक मैसेज हो ये, और इसी लिहाज से एक मैसेज है इसका इम्प्लीकेट, मतलब जैसे कहते हैं ना कि इम्पैक्ट। एक तरफ तो ये बात है कि अगर आप किसी भी इंसान से पूछें और उसने कहीं भी सफर किया हो तो वो ये मानता है कि देखिए आप सरकारी अस्पताल में जाइए तो वहां तो बड़ी लापरवाही है, अटेंड नहीं करते, डॉक्टर्स की कमी है, फलाना फलाना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। लेकिन डॉक्टर्स भी प्रेशराइज ना हो, एक फाइन लाइन कहीं रहे, इसका कहीं इंपैक्ट आप इस तरह देखती हैं? जी हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि जो इसमें मुआवजा दिया गया है वो एक तरह से एक डेटरेंट रहेगा और जो अस्पताल हैं वो कोई और मतलब जैसे कई बार पाया जाता है कि टेस्ट नहीं भी चाहिए तब भी उनके लोगों के टेस्ट लिख दिए जाते हैं, या आजकल जो है बहुत से अस्पताल जो है वो भी मुनाफा कमा रहे हैं। और एक मैं केस का भी बताना चाहूंगी कि जो है हरजोल अहलुवालिया केस में भी ये माना गया था कि जो डॉक्टरों द्वारा अगर कोई जो है लापरवाही की जाती है या अस्पताल के जो एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा भी कोई लापरवाही की जाती है, जैसे नर्स ने गलत इंजेक्शन बच्चे को लगा दिया था जिससे बच्चा जो था वो उसका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था, वो भी उसने फोन पे सुना, जो डॉक्टर ने उसको बताया इंजेक्शन, और उसने वो पूरा कंप्लीट सुन नहीं पाई थी, तो ओवरडोज देने से बच्चे का ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में जो अस्पताल ने कहा कि ये जो हमने तो आउटसोर्स किया हुआ है नर्सेस को और हमारा इसमें जो है हम नहीं इस उसमें आएंगे लापरवाही के केस में, लेकिन उन्होंने जॉइंटली और तीनों पार्टीज को पेमेंट करने को और लाइबल माना गया था। इसी ऐसे ही इसमें भी जो राष्ट्रीय आयोग ने सिर्फ पहली पार्टी जो हॉस्पिटल है और तीसरी पार्टी जो पेडियाट्रिशियन थे उनको ही सिर्फ लाइबल माना था, पर सुप्रीम कोर्ट ने चारों को लाइबल माना है कि ना ही मतलब उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल भी, डायरेक्टर भी हॉस्पिटल का और फिर दोनों डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट भी और पेडियाट्रिशियन जो उस समय ट्रीटमेंट कर रहे थे, चारों को इसमें माना गया है। ऐसा ये एक तरह से ऐतिहासिक जो है निर्णय आया है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद और इम्पैक्ट, और सबसे बड़ी बात है कि एक आम इंसान के संग अगर इस तरह का वाकया होता है तो क्या फिर उसके लिए ये फैसला हेल्पफुल रहेगा? क्या इस आमतौर पर एक आदमी या तो अवॉइड करता है, लेकिन अगर जाना चाहे, केस करना चाहे, लड़ना चाहे, तो क्या ये फैसला उसके लिए मददगार साबित हो सकता है? ब्रेक के बाद। न्यायालय हमेशा वही फैसला देता है जो सच्चा है, मैं उसको आदर सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए एक जैसे है। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें, ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम लें, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अरे विवेक, कैसा है? नौकरी कैसी चल रही है? नौकरी तो कब की छोड़ दी मैंने, लखपति बनने वाला हूँ। लकी ड्रॉ का मेंबर बन गया हूँ आजकल। यानी धोखाधड़ी स्कीम? धोखाधड़ी? मनी सर्कुलेशन स्कीम।
यानी कि पहले तो पैसा देकर खुद मेंबर बनो और फिर दूसरों को लुभावने सपने दिखाकर मेंबर बनाकर जाल में फंसाओ। व्यापार में झूठे तथ्य तथा भ्रामक सूचनाएं देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुचित व्यापार पद्धति माना जाता है। जागो ग्राहक, जागो। न्यायालय हमेशा वही फैसला देता है जो सच्चा है, मैं उसको आदर सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले को पूरे भारत की जनता विश्वास के साथ अडॉप्ट करती है। बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए एक जैसे है। ब्रेक के बाद फैसले इस खास कार्यक्रम में स्वागत आप सभी का। और ब्रेक में जाने से पहले हम मेडिकल नेग्लिजेंस पर आए एक ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इस फैसले का असर क्या रहेगा। आपको बता दें कि एक बच्ची के साथ हुए इस वाकये में डॉक्टर्स की लापरवाही जब सामने आई थी तो उसके बाद एक लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 1 करोड़ 80 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। जस्टिस जे एस खेयर और जस्टिस एस ए बोबड़े की खंडपीठ का यह फैसला, जो कि अपने आप में फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि इसकी वजह से कम एक डेटरेंस के तौर पर तमाम उन हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के सामने एक उदाहरण रहेगा कि वो इलाज करते समय इस तरह की लापरवाही ना बरतें। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है कि आमतौर पर जब मेरा सवाल है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये जो केस दाखिल होते हैं ये क्रिमिनल सूट दाखिल होता है कि नेग्लिजेंस किस लेवल की है, ये आमतौर पर सिविल सूट होते हैं? ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट बनने के बाद और स्टेट कंज्यूमर कोर्ट बनने के बाद इसको हम डेफिशिएंसी इन सर्विस कहते हैं, क्योंकि वरना सिविल सूट डालें तो बहुत लंबा चल जाएगा। डेफिशिएंसी इन सर्विस में जल्दी हो जाता है कंपैरेटिवली। हालांकि उसके अगेंस्ट अपील में कई साल लग गए थे, लेकिन अगर करोड़ से ऊपर का मामला है, आप क्लेम जो कर रहे हैं वो करोड़ से ऊपर है, तो वो सीधे नेशनल कंज्यूमर में दिल्ली में आ जाएगा। उससे कम है 50 लाख तक का तो वो स्टेट लेवल पे होगा, उससे कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिपेंड करता है कि आप कितना कंपनसेशन क्लेम करते हैं। दूसरी बढ़िया बात इसमें यह है कि अगर सिविल सूट आप डालें 5 करोड़ का तो आपको 1.25% के लगभग 5 लाख से भी ज्यादा कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। इसमें एक फिक्स फीस 5,000 है, चाहे आप कितने भी उसका करें। तो गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। तो इस तरह के केस में नेशनल कंज्यूमर कमीशन अगर करोड़ से ऊपर आप क्लेम कर रहे हैं, उससे कम कर रहे हैं तो स्टेट, और उससे भी कम कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। तो इस तरह से होता है। तो और कोर्ट फीस इसमें ना के बराबर है, ना के बराबर होती है जी। क्या इसका दुरुपयोग ना हो इसकी संभावना भी आप देखते हैं? मतलब कि अगर आमतौर पर डॉक्टर्स को इनको प्रभावित ना किया जाए और ये इस तरह के फैसले के बाद एक अगर विक्टिम है, एक आम आदमी सफर करता है, वो जाए, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी आप देखते हैं? देखिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में 2 तरह के जजमेंट दिए हैं, सामने आए। एक अब तक भारत के इतिहास में जो सबसे ज्यादा कंपनसेशन मिला, एक एनआरआई थे अमेरिका के, कुणाल साहा वाला मामला था। उसमें 77 करोड़ उन्होंने डिमांड किया था। वो अमेरिका में एक फेमस डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी इंडिया आई थी और यहाँ पे ही चर्म रोग से हुआ मामला होते हुए और उनकी मौत हो गई। उन्होंने 77 करोड़ मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से एमआरआई केस हुआ। बिल्कुल अनुराधा उनकी पत्नी थी और यहीं पे जब कुणाल यहाँ नहीं थे उसी समय अनुराधा की मौत हो गई। और उसी साल मेडिकल ये टाटा मेमोरियल का अस्पताल के खिलाफ जो मसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया और ये टिप्पणी की कि यदि इस तरह से होगा तो एक गलत मैसेज जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत इसमें इंटेंशन देखती है कि आखिर जो विक्टिम है उसका इंटेंशन क्या है, क्या जानबूझ करके आया है ऐसा, डॉक्टर ने सचमुच लापरवाही की है। तो दोनों चीज है कि अदालत इसीलिए है कि ये उसकी गंभीरता को देश की सबसे बड़ी अदालत तक समझे कि क्या सचमुच ये निग्लिजेंस का मामला है, और यदि है तो ये मैसेज डॉक्टरों को जाए। ये अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन चैनल तक के मामले सिर्फ उस अस्पताल को नहीं जिसे सजा हुई है, जिसे हर्जाना दिया गया है या मुआवजा के लिए कहा गया है, उन तमाम डॉक्टरों तक के मैसेज है। क्योंकि एक जैसा डॉक्टर सूरज सिंह कह रहे थे कि ये एक पेशा हो गया है। ये सच है कि अलग अलग पेशे, हर पेशा हो गया, मगर आप जब डॉक्टरी के पेशे में आते हैं तो आप किसी की जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी होती है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इस लिहाज से आप दूसरे की तरह इस पेशे को नहीं ले सकते, इसलिए कि आपके पेशे की जिम्मेदारी ज्यादा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीरता को समझा है और यही कारण है कि मात्र 10 से 15% ही मामले हैं जिसमें मुआवजा देना पड़ता है। तो डॉक्टरों के फेवर में ज्यादातर जाता है, क्योंकि कोर्ट अदालत ये समझती कि हो सकता है मानवीय भूल हो जाए, मगर यदि इंटेंशन है, सचमुच कमाने का की चालाकी है, या फिर जानबूझकर के। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खेयर ने ये पाया कि चूंकि ये दोनों डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में थे और उन दोनों ने इस बच्ची का जो अपने क्लिनिक में
इलाज किया। तो कहीं ना कहीं इंटेंशन वहां लगा कि ये जानबूझ करके चाहते थे कि यहां से यहां ट्रांसफर हो ताकि इनकी कमाई हो सके। अनुराग जी, इसमें बोनाफाइड गुड फेथ का बड़ा रोल है। ओके। अगर कोर्ट को ये लगे कि इनकी इंटेंशन तो अच्छी थी, गुड फेथ होता है कि अपनी तरफ से आदमी अच्छे मन से कर रहा है, जो किया वो भगवान जाने, लेकिन एक जानबूझ के खुद के फायदे के लिए अगर किया जाता है तो वहां ये माना जाता है कि गुड फेथ नहीं था। तो मेडिकल नेग्लिजेंस का एक जो एक्सेप्शन है वो ये कि डॉक्टर दिखा सकता है कि देखिए मैं ईश्वर नहीं हूं, सर्वज्ञ नहीं हूं, सब कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो बेस्ट कर सकता था पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में वो मैंने किया है। अगर ये आप सिद्ध कर देते तो मेडिकल नेग्लिजेंस फिर नहीं बनती। इस केस में क्या हुआ कि जान पूछ के कि भाई ये प्रीमेच्योर बच्चा है, तो वो जो एहतियात बरतनी चाहिए थी, टेस्ट करनी चाहिए थी, वो नहीं किया। इसका फायदा आमतौर पर एक तो आम आदमी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी का नहीं पता, अपनी बीमारी का नहीं पता होता, अगर मेडिकल नेग्लिजेंस है उसके बारे में वो कहां से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाएगा, इंडेमनिटी बॉन्ड तक साइन करा लिए जाते हैं जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो फिर कैसे इसका फायदा होगा? एक आम आदमी क्या क्या करे अगर उसको लगे कि मेरे साथ अगर कुछ नेग्लिजेंस का मामला हुआ है? देखिए, मैंने इसमें रिसर्च भी की है तो ये पाया था कि 90% जो कंज्यूमर फोरम्स में केसेस आते हैं तो प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ज्यादातर जो है डॉक्टर के फेवर में होते हैं, क्योंकि उस समय जो पैनल ऑफ डॉक्टर्स भी जो है वो जो है दूसरे डॉक्टर के खिलाफ जो है नहीं बोलता है, या फिर जो है कई बार जो है ऐसे केसेस होते हैं कि 2-3 जो है मेथड्स हैं, तो उसमें से जो अंडर गुड फेथ कौन सा मेथड यूज किया गया, चाहे वो सबसे बढ़िया मेथड नहीं भी था, पर वो 3 मेथड्स में से यूज किया गया है तो वो मान लिया जाता है। तो और जो एक आम आदमी को पता नहीं होता है लीगल जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी नहीं पता होता है, तो उसके लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। पर मैं इस केस को इस तरह से देखती हूँ कि उपभोक्ता को जो है वो अपना जो जब उसका अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो किस तरह से अपने कंपनसेशन जो मुआवजा मांगना है और वो किस जो इस स्थिति में मतलब जो है, पहले आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आयोग ने सिर्फ उन्हें 5 लाख तक मुआवजा दिया है, पर उन्होंने फिर अपनी अपील, सिविल अपील दायर की, दोनों पार्टीज ने की थी, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि कितना उन्हें सहना पड़ा है और कितनी बार उन्हें जो है डिफरेंट डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ा, और मुआवजे की रकम उन्होंने कितने गुना बढ़ाई है, मल्टीप्लायर इफेक्ट और इन्फ्लेशन इफेक्ट दोनों चीजों को। एक सवाल मैं आपको रोक के पूछ रहा हूं, जैसे आपने रिसर्च किया, मतलब एक अगर आम भाषा में एक आदमी जो वाकई विक्टिम है उसको लगता है कि उसके डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है, उसको देखभाल नहीं की, क्रिटिकल कंडीशन में अगर पहुंचा तो उसकी देखभाल नहीं हुई, या फिर और कुछ नेग्लिजेंस हुआ, डेथ हो गई या कुछ और बड़ा सीरियस उसका इंजरी हुई, वो कैसे लड़े? क्या उसकी लड़ने की उसको कुछ कंपेंसेशन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है? दूसरा, क्या इसकी आड़ में एक्सटॉर्शन, दबाव, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का एक प्रोसीजर नहीं होगा? क्या आप किसी बड़े डॉक्टर्स पर करें, अगर मेरे पास कोई सबूत है और मैंने अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे वकील अगर हायर कर लिए हैं, तो फिर मैं एक बड़ा सिविल सूट फाइल करूं और कुछ सालों बाद मैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करूं कि मेरे पास 10 करोड़ नहीं 5 करोड़ दीजिए, या जितना भी हो सकता है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ेगी? देखिए, ये एक तो मैं बताना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा भारत सरकार ने एक फ्री सर्विस दी हुई है, जो उपभोक्ता जो भी अगर सेवा में कमी की जाती है अस्पताल द्वारा या डॉक्टर द्वारा, तो वो उसका भी एक टोल फ्री नंबर है, जो कि मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगी, 1800-114000, तो 4000। तो उस पे वो जो है कंसल्टेशन फ्री है और वो ले सकता है। अच्छा। और फिर वो जो है उनको ये भी सलाह देते हैं कि किस तरह से अपना केस उपभोक्ता फोरम में दायर कर सकते हैं, जहां पर 100 रुपए ही जिला फोरम की फीस है, और अगर आप राष्ट्रीय आयोग में जहां 1 करोड़ से ऊपर अगर आप मुआवजा चाहते हैं तो वहां पर आपको 5000 की फीस है। तो उपभोक्ता को जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात जो है कि आपका हक है, एक उपभोक्ता का हक है कि जितने भी उसके जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो 72 घंटे में अस्पताल से, अब जब आप डिस्चार्ज हो रहे हैं या जब भी आप चाहते हैं 72 घंटे में उसको मिलेंगे। आप राइटिंग में दीजिए, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आप का हक है, और आप नहीं तो मीडिया को बताइए या और किसी तरीके से जो है लोगों को बताएंगे, तो ये कि क्योंकि उपभोक्ता को पता ही नहीं है कि 72 घंटे में उसे मिलने चाहिए ये सारी चीजों, एक्सरे रिपोर्ट है, जो भी डॉक्टर ने जो भी लिखा है प्रिस्क्रिप्शन, उसका मिलना चाहिए। उसके बारे में जानकारी कंज्यूमर फोरम के द्वारा मिल सकती है? जी हाँ, इस टोल फ्री नंबर के। एक सवाल मैं मनीष आपके पास हूं, लेकिन आपने कहा कुछ दुनिया में किस तरह का मामला है? अमेरिका में तो मेरा सवाल था कि वकीलों और कल इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ा,
तो फिर क्या सिनेरियो देखिए, अमेरिका में तो एम्बुलेंस चेजर बोलते हैं वकीलों को। क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस चेजर, कि एम्बुलेंस के पीछे जाने वाला। अच्छा, चेजर, कि जैसे ही कोई जो है एम्बुलेंस दिखी, वकील भाग के आ गया। क्योंकि अमेरिका में सिस्टम है कॉन्टीजेंसी फीस, कि आपको वकील को शुरू में कोई फीस नहीं देनी होती। 30% जो मिलेगा उसका वो आपका होगा। तो अमेरिका में लेकिन केस ऐसे भी हैं कि मैकडोनाल्ड में गए आप, स्कर्ट पे आपकी हॉट कॉफी गिर गई, उसके लिए $3 मिलियन। सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब फैसला अपने मन में बड़ा ऐतिहासिक दिया है, लेकिन हर केस में इसका जिसे कह सकते हैं कि परिलक्षित हो और आगे इस तरह की कोई और केसेस ना हो, डॉक्टर्स भी थोड़ा डरें और डॉक्टर्स लोगों को या अस्पताल लोगों को चीट भी ना करें। बिल्कुल, देखिए आमतौर पर जब आप अस्पताल जाते हैं तो आप किसी भी हालत में, चूंकि आप जिंदगी की भीख एक तरह से मांग रहे होते हैं डॉक्टर के पास, और सामान्यतः जब आपका केस फेल हो जाता है, आप किसी के रिलेटिव्स वो वहां से लौट करके नहीं आते, तो हमेशा निराशा होती है और उन्हें लगता है कि डॉक्टर ने उन्हें चीट किया। एक तरह से मेडिकल पेशे के साथ ये एक बदनुमा दाग लगा हुआ है कि यदि कोई भी आदमी जब हार के आता है, यदि फेल हो जाता है उसका केस, तो वो हमेशा दिमाग में उसके रहता है कि डॉक्टर ने उसके साथ चीट कर लिया है। और इसी लिहाज से वो ऐसे मामले सामान्यतः अदालत तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, और कोर्ट ने कोशिश की है। इस लिहाज से जो मेडिकल एसोसिएशन है वो हमेशा इस दबाव में रहता है कि आप कंपनसेशन की राशि इतना मत बढ़ाइए कि हमारे ऊपर प्रेशर है। ठीक है। और इस लिहाज से एक बीच का रास्ता कोर्ट ने निकाला है कि आप इसमें एक मैसेज मिले कम से कम डॉक्टरों को कि आप इस तरह से चीटिंग बंद कीजिए, मगर दूसरा मैसेज ये भी कि डॉक्टरों पर ऐसा प्रेशर ना हो कि इतना ज्यादा कंपनसेशन हो कि वो मरीज के वो केस लेना ही बंद कर दें। यदि आप क्रिटिकल हो तो आप आमतौर पर देखेंगे कुछ अस्पताल लेते ही नहीं केस की, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, जबकि वो इसलिए डरते हैं कि भाई वहां केस फेल ना हो जाए। इसलिए वह कोर्ट की अदालत की कोशिश करती है सामान्यतः कि इस तरह के केस में इतना ज्यादा दंड डॉक्टरों को ना दिया जाए कि इसका जो है प्रभाव निगेटिव वे में पेशेंट को ज्यादा हो जाए। वैसे आप रिसर्च के बाद ये जो भी आपका फाइंडिंग्स है जो आपको मिलते होंगे, क्या डॉक्टर्स और मरीज के बीच में जो ट्रस्ट का लेवल था वो तो डेफिसिट हुआ है, वो तो बड़ा है। डॉक्टर्स भी तनाव में रहते हैं, डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट जब तक पूरा रिपोर्ट ना आ जाए तब तक नहीं करते हैं। क्या उससे उसको देखा है आपने, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी भी लोग जो हैं वो डॉक्टर को भगवान ही मानते हैं और मसीहा ही माना जाता है। पर जैसे अभी मनीष जी ने भी कहा कि अगर कोई किसी का कोई केस गड़बड़ हो जाता है तो उसी टाइम